इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन। हम पीछे ये डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका एक इम्पोर्टेंट स्टेप है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और एक डिप्लॉयड सेल बनता है। जो मेल गैमेट हम जानते हैं क्या है, स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ, और फीमेल गैमेट है ओवम। दोनों का फ्यूजन होता है और एक डिप्लॉयड सेल बनता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसका नाम है फर्टिलाइजेशन। अब इस प्रोसेस को हम डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअली ये होता कैसे है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। बहुत सारे चेंजेस किस प्रकार के होते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं। उसको हम अपनी सुविधा के लिए डिफरेंट स्टेप में डिस्कस करते हैं। जैसे पहला स्टेप है कि जो फर्टिलाइजेशन है उसकी साइट क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुलरी रीजन के अंदर, यानी एम्पुला के अंदर, और एम्पुला इस्थमस जंक्शन के अंदर। एम्पुलरी रीजन जो है, एम्पुला और इस्थमस जहाँ ज्वाइन होते हैं वो जंक्शन जो बनता है उसको कहते हैं एम्पुला इस्थमस जंक्शन। तो यहाँ पर होता है, तो उसमें एम्पुलरी जंक्शन या एम्पुलरी रीजन लिखा होगा, उसमें एम्पुला इस्थमस जंक्शन। तो वहाँ एक्चुअली स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन की साइट है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अराइवल ऑफ स्पर्म। एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन। जब जो मेल है ड्यूरिंग क्वार्टर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर डिपॉजिट करता है स्पर्म को क्लोज टू सर्विक्स रीजन। देखिए, तो ये जो डिपोजिशन ऑफ स्पर्म है क्लोज टू सर्विक्स बाय फीमेल ड्यूरिंग क्वार्टस इज नोन एज इंसेमिनेशन। ये स्पर्म का अराइवल होगा इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इसको इंसेमिनेशन कहते हैं। नॉर्मली नेचुरली होता है, आर्टिफिशियली करवाते हैं तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या होता है इस में, जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर सीमन जाता है तो उसका कोएगुलम, पहले क्या बनेगा कोएगुलम, और वो कोएगुलम फिर क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाता है। 15 से 20 मिनट के अंदर ये डिजोल्व हो जाएगा कोएगुलम, और स्पर्म जब फ्री हो जाएंगे इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल। तो ये जो स्पर्म फ्री हैं ये सरवाइव कर सकते हैं 1 से 3 दिन तक, लेकिन एक्टिव रहते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन कब तक, ओनली अप टू 24 आवर्स। 24 घंटे तक वो एक्टिव है। जिंदा तो 1 से 3 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन एक्टिव कितना दिन तक होते हैं। अब ये जो स्पर्म है ये जाना कहाँ है, स्पर्म देखिए कहाँ गया, वेजाइनल रीजन के थ्रू सर्विक्स, सर्विक्स से किसके अंदर गया, यूट्रस के अंदर। यूट्रस से फिर कहां तक पहुंचना है उसको, एम्पुला तक, क्योंकि एग जो है वो एम्पुला तक आएगा, तो वहां उसको पहुंचना है। तो कैसे पहुंचता है, जो स्पर्म है रीचिंग स्पर्म इन एम्पुला, किस तरह से पहुंचेगा, 2 तरह के एफर्ट्स जो होंगे वो किए जाएंगे। एक एफर्ट किसके द्वारा किया जाएगा, स्पर्म के द्वारा, और एक एफर्ट किसके द्वारा, यूट्रस के द्वारा, यानी दोनों का, यूट्रस और जो स्पर्म है दोनों का एफर्ट जो है वो काम आता है स्पर्म को यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन तक पहुंचने। देखिए क्या होता है, जो स्पर्म यूट्रस के अंदर है वो यूट्रस से कहां पहुंचता है, एम्पुला के अंदर पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, स्विमिंग के द्वारा पहुंचता है। हमने पहले डिस्कस किया था, टेल होती है इसमें, तो उसके द्वारा इसमें स्विमिंग होती है, और इसकी जो स्विमिंग का मूवमेंट रेट होता है वो 1.323 mm पर मिनट। इस रेट से स्पर्म जो है वो मूव करता है आगे। ये जो मूवमेंट है, ये जो यूट्रस से लेकर एम्पुला तक की इसकी जर्नी जो होती है, उसमें जो मोस्टली स्पर्म होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, यानी सारे वहां तक नहीं पहुंच जाते। हमने पहले देखा था कि एक जो इजैकुलेशन होता है उसमें 200 से 400 मिलियन तक स्पर्म होते हैं, लेकिन उनमें से एम्पुलरी रीजन तक, यानी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक केवल 100 पहुंच पाते हैं। इस प्रोसेस में 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं।
दूसरा काम क्या है, दूसरा एफर्ट किसका होता है इस मूवमेंट के लिए, यूट्रस का। देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन, ये जो हार्मोन है, प्रोस्टाग्लैंडिन हमने देखा था जो मेल ससरी ग्लैंड है उसका जो सिक्रीशन होता है। ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये क्या करेंगे, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस और ओविडक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उस कॉन्ट्रैक्शन से हेल्प मिलेगी स्पर्म के मूवमेंट में। तो स्पर्म और यूट्रस दोनों के एफर्ट से स्पर्म मूव करता है यूट्रस से पुल रिलीज होता है। नेक्स्ट देखिए अराइवल ऑफ एग और ओवम। ग्रेफिन फॉलिकल है अपने पास। ग्रेफिन फॉलिकल कहाँ है, इनसाइड ओवरी, ये ओवरी में है। और आप जानते हैं 14th डे जो है उसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन में क्या हो गया, ओव्यूलेशन में ओवम रिलीज हो गया। ये जो ओवम रिलीज हो गया, अब ये कहा जाएगा, ओवम रिलीज होके जो फॉलोपियन ट्यूब है उसके अंदर एक फनल शेप स्ट्रक्चर बना होता है ऐसा, और उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं फॉलोपियन ट्यूब के फनल लाइक स्ट्रक्चर को इनफेंडुबुलम के पार्ट के आगे, इनको कहते हैं फिम्बरी। और इसके अंदर क्या होता है, ये पोर, इस फनल में पोर है, उसको ओस्टियम कहते हैं, और ये फिम्बरी है। तो जो ओवम है वो फिम्बरी का जो मूवमेंट होगा उसके द्वारा, जैसे ये ओवम है, इसको ये फिम्बरी अपने मूवमेंट से इसमें अंदर ले लेगी और ओस्टियम के थ्रू जो है वो फॉलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाएगा। अब ये फॉलोपियन ट्यूब के अंदर ओस्टियम जो है उसके थ्रू फॉलोपियन फनल के अंदर जो ओस्टियम है उसके थ्रू कहां चला गया, फॉलोपियन ट्यूब में, और अल्टीमेटली कहां पहुंच गया, एम्पुला तक। एम्पुला में जाके रेस्ट करता है, एम्पुल रीजन में इसका रेस्ट होता है। जो ओवम यहां पर रिलीज हुआ वो 72 घंटे तक सरवाइव करता है, लेकिन एक्टिव रहता है 24 घंटे तक। कुछ रिसर्च कहती है कि केवल 6 घंटे तक ही एक्टिव है। एक्टिव रहने का मतलब है वो पीरियड जब तक उसमें फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, यानी इसमें फर्टिलाइजेशन पॉसिबल ये एक्टिव है। इसमें भी देखिए ये 24 आवर तक ये एक्टिव रहता है, लेकिन ये 12 से 24 घंटे तक का इसका है। कुछ रिसर्च 6 घंटे का भी है। नेक्स्ट क्या होगा, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। देखिए अभी हमने देखा स्पर्म टोटल पर एजेकुलेशन कितने थे, 200 से 400 मिलियन, लेकिन उनमें से कितने पहुंच पाते हैं, केवल 100 तक। तो वो जब पहुंच पाते हैं वो क्या है, फंक्शनल स्पर्म है और मोटाइल स्पर्म है। जो फंक्शनल और मोटाइल स्पर्म होंगे उनके अंदर क्या होगा, कुछ फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होगा इनसाइड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल। ये जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म है इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसके कारण इसके अंदर क्या आ जाती है, एबिलिटी आ जाती है इन स्पर्म टू फर्टिलाइज द ओवम, यानी कैपेबल हो जाता है कि अब वो फर्टिलाइज कर सकता है, इससे पहले वो फर्टिलाइज नहीं कर सकता। तो ये जो चेंज है इसको कहेंगे कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। अब यहां क्या होगा कि इस प्रोसेस के दौरान जो स्पर्म है उसके सरफेस के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। उन सरफेस मॉलिक्यूल को इस प्रोसेस के दौरान या तो रिमूव या उनके अंदर अल्ट्रेशन किया जाता है। कुछ जो ये जो मॉलिक्यूल होंगे वो अटैच होंगे, तो उनको जब मॉडिफाई कर दिया या उनको रिमूव कर दिया तो अब स्पर्म क्या हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। ये इसमें 6 घंटे तक भी लग सकते हैं। ये प्रोसेस अलग अलग टाइम अलग अलग उस पर डिपेंड करता है। इस प्रोसेस में यानी कैपेसिटेशन में क्या होगा, एक्चुअली क्या क्या चेंज जो है स्पर्म के अंदर आते हैं, क्योंकि हम करेंगे स्पर्म जो है वो एक्टिव हो गया, तो उसमें क्या ऐसे चेंज आए जिसके कारण वो एक्टिव हो गया। पहला काम तो क्या होगा कि इनहिबिटरी फैक्टर प्रेजेंट होते हैं स्पर्म के अंदर जो उसको इनहिबिट करते हैं, उनका न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, यानी वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे अब जो उसको इनहिबिट कर रहे हैं। दूसरा काम, जो स्पर्म है उसके ऊपर हेड जो रीजन है वहां एक्रोसोम है। एक्रोसोम के जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो रिमूव हो जाता है। तो रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल ऑफ
एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, और उसके कारण क्या हो जाएगी, वो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन या एक्रोसोम की जो कवरिंग है वो वीक हो जाएगी। किसके कारण? कोलेस्ट्रॉल उसका रिमूव हो गया, वो वीक हो जाएगी, आसानी से ब्रस्ट हो सकती है। फिर क्या होगा, कैल्शियम की एंट्री होगी, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज होने के कारण कैल्शियम की एंट्री होगी, और एक चेंज होगा। क्या चेंज होगा, अभी तक जो इसका मूवमेंट था वो अंडुलेटरी टाइप का मूवमेंट था, यानी एंडुलेटिंग मूवमेंट था, और अब जो मूवमेंट हो जाएगा वो विप्लस टाइप का मूवमेंट होगा। क्या फर्क है, ये एंडुलेटिंग जो मूवमेंट होता है ये स्लो मूवमेंट है, और जो विप्लस टाइप का है वो रैपिड मूवमेंट है। तो पहले ये स्लोली मूव करता है, लेकिन उसके बाद में रैपिड मूवमेंट आ जाता है, और जो इसके अंदर इनहिबिटरी फैक्टर प्रेजेंट होते हैं उनका भी इस प्रोसेस के दौरान, यानी कैपेसिटेशन के दौरान डाइल्यूशन होता है। नेक्स्ट स्टेप है एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या है, जो अभी हमने देखा स्पर्म जो होता है उसका कैपेसिटेशन होता है, तो जब उसका कैपेसिटेशन हो गया उसको कहेंगे कैपेसिटेटेड स्पर्म। ये जो कैपेसिटेटेड स्पर्म होगा ये रीच जोना पैलिफ्यूरा एंड कोरोना रेडिएटा, यानी कहाँ आ गया, ये इसके पास आ गया, कम इन कांटेक्ट विद जोना पैलिफ्यूरा और कोरोना रेडिएटा। क्या होगा, पहले जो स्पर्म रिसेप्टर होते हैं, कहां पड़े होते हैं स्पर्म रिसेप्टर? जोना पैलिफ्यूरा के अंदर। ये जोना पैलिफ्यूरा है, उसके अंदर स्पर्म रिसेप्टर होते हैं 1 2 3। अब ये जो 3 है ये रिसेप्टर का काम करता है, ये रिसीव करता है, यूटिलाइज करता है, और कंपैटिबिलिटी रिएक्शन जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो स्पर्म हेड होगा वो बाइंड करेगा कहां पर, रिसेप्टर ZP3, यानी जोना पैलिफ्यूरा 3 रिसेप्टर जो प्रोटीन है जोना पैलिफ्यूरा के ऊपर, उसके साथ ये स्पर्म क्या करेगा, बाइंड करेगा। ये कंपैटिबिलिटी रिएक्शन है एक तरह से, ये कंपैटिबिलिटी रिएक्शन है, और ये जो रिएक्शन होगी इस दौरान ही पता चलता है कि ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, यानी एक स्पेसिफिक स्पीसीज का जो स्पर्म होगा वो स्पेसिफिक स्पीसीज के ओवम के अंदर एंटर कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। तो ये कंपैटिबिलिटी रिएक्शन होती है। इस कंपैटिबिलिटी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन होते हैं, यानी प्रोटीन होंगे, कहां पड़े होते हैं वो प्रोटीन, जोना पैलिफ्यूरा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम और ऊलिमा। जो जोना पैलिफ्यूरा और ऊलिमा के ऊपर प्रोटीन है उनको कहते हैं फर्टिलीन प्रोटीन, और स्पर्म के अंदर उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं एंटी फर्टिलीन। ये क्वेश्चन कई बार आता है, कंफ्यूजिंग है। एंटी फर्टिलीन किस पर होते हैं, फर्टिलीन किस पर होते हैं? फर्टिलीन जिसका फर्टिलाइजेशन होगा, यानी एग ओवम, ये फर्टिलाइज होगा, तो ये स्पर्म के ऊपर क्या होता है, एंटी फर्टिलीन, जो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर कंपैटिबल है, अगर कंपैटिबल है वो तो फ्यूज होगा, नहीं तो फ्यूज नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब क्या करेगा, जब स्पर्म हेड इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर जाएगा, किस रिसेप्टर के ऊपर, जो जोना पैलिफ्यूरा के ZP3 रिसेप्टर, उसके ऊपर जब बाइंड करेगा तो स्पर्म रिलीज करता है एंजाइम, और जो एंजाइम और कंटेंट उसका जो रिलीज होता है वो कहलाता है स्पर्म लाइजीन, यानी स्पर्म लाइजीन रिलीज किया स्पर्म ने। उसमें क्या होता है, 3 तरह के एंजाइम होते हैं, ये जो पूरा कंटेंट है उसमें 3 तरह के एंजाइम हैं, हाइलोरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम एंड जोना लाइजीन। ये 3 एंजाइम्स में क्या है काम इनका, देखिए। हाइलोरोनिडेज यानी हाइलोरोनिक एसिड जो है उसको जो डिसॉल्व करता हूं, ये हाइलोरोनिडेज है। क्या करता है ये जो सीमेंटिंग सब्सटेंस है बिटवीन कोरोना सेल, बहुत सारे कोरोना सेल, ये कोरोना सेल है, कोरोना रेडिएटा के, इनके बीच में इनको जोड़ने के लिए सब्सटेंस होता है, उनको कहते हैं सीमेंटिंग सब्सटेंस। उस सीमेंटिंग सब्सटेंस को ये क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देता है, और जिस कारण से कोरोना सेल जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं।
कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ये क्या काम करेगा, डीजनरेट कर देगा कोरोना सेल। यानी देखिए रास्ता बनाना है। अगर आप देख सकते हैं ये है कंटिन्यूअस लेयर, इस पंप को इसके अंदर आना है तो एक पैसेज होना चाहिए। उस पैसेज बनाने के लिए ये जो पहले ब्लॉक है ये वाला, ये किसका है, कोरोना सेल का। तो पहले कोरोना सेल जो होता है उसको डिसॉल्व करता है पैसेज के लिए। फिर देखिए जोना लाइसिन, ये क्या काम करता है, जोना पेलुसिडा जो है उसको डाइजेस्ट करता है फाइनली। स्पर्म जो होता है देखिए कहां होगा, स्पर्म सीमन के अंदर होता है, स्पर्म इनसाइड सीमन। अब ये जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आ गया जैसे स्पर्म, तो इसमें क्या होगी, इस स्पर्म के अंदर कंप्लीमेंट्री जो कंपैटिबिलिटी रिएक्शन होगी, और कंपैटिबिलिटी रिएक्शन जब होगी तो एक्रोसोम के अंदर जो कंटेंट था वो रिलीज हो जाएगा, यानी एम्प्टी ऑफ एक्रोसोम हो जाएगा, और उस जगह पर क्या बनेगा, कॉन ऑफ रिसेप्शन। अब इसको देखिए, ये जो लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऊलिमा है, ये इसकी क्या है, ये जोना पेलुसिडा है, और ये जो रेडियली अरेंज्ड सेल है ये क्या है, इसके कोरोना रेडिएटा। ये स्पर्म है जो इसके पास आया। अब इस स्पर्म में देखिए ये जो है स्पर्म लाइजिन इसने रिलीज कर दिया, स्पर्म लाइजिन रिलीज हो गया। उस रिलीज स्पर्म लाइजिन ने क्या कर दिया, जो कोरोना सेल है उसको देखिए ये कुछ सीमेंटिंग मटेरियल को डिसॉल्व कर दिया और एक प्रोटीन जनरेट कर दिया, तो पैसेज बन गया। अब जैसे ये कांटेक्ट में आते हैं कौन, स्पर्म का हेड और जो जोना पेलुसिडा, उसके बाद क्या हो जाएगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी एक आउटग्रोथ निकल जाएगी, जो वो साइट है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी एक आउटबल्जिंग, एक आउटग्रोथ निकल जाएगी, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखिए कोन लाइक स्ट्रक्चर बन गया। ये जो कोन लाइक स्ट्रक्चर बना इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन कोन और कोन ऑफ रिसेप्शन, कोन ऑफ रिसेप्शन और फर्टिलाइजेशन कोन। ये इस तरह से कुछ है, ये प्लाज्म इसका जो साइटोप्लाज्म है वो इसका साइटोप्लाज्म यहाँ पड़ा। तो ये हमने देखा कि किस तरह से स्पर्म लाइजिन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, और किस तरह से फिर स्पर्म लाइजिन के रिलीज होने के बाद जो है जब इनका कांटेक्ट होता है, जब स्पर्म लाइजिन रिलीज हो जाते हैं उसके बाद इसका कोन ऑफ रिसेप्शन या फर्टिलाइजेशन कोन बनता है। तो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू आउटबल्जिंग और आउटग्रोथ ऑफ एग मेम्ब्रेन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन कोन। सेकंड अगला नेक्स्ट देखिए स्पर्म एंट्री। अब स्पर्म एंटर करेगा, क्या होगा देखिए, स्पर्म का हेड और फर्टिलाइजेशन है कोन जो है उसका कांटेक्ट होगा। स्पर्म का हेड और फर्टिलाइजेशन कोन जो है इसका कांटेक्ट होगा। उस कांटेक्ट से क्या होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन, जो एग की मेम्ब्रेन है उसका डीपोलराइजेशन होगा, और डीपोलराइजेशन से क्या होगा, कैल्शियम वेव इनसाइड एग, एग के अंदर कैल्शियम आयन जो है उसकी एंट्री होगी, और वो किस कारण से, ड्यू टू जो चैनल होते हैं कैल्शियम और प्रोटीन के चैनल होते हैं उनकी ओपनिंग के कारण होता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स प्रिवेंटिंग पॉलीस्पर्मी, यानी एक जो एग है उसके अंदर नॉर्मली एक स्पर्म एंटर करता है तो उसको कहते हैं मोनोस्पर्मी। अगर एक से अधिक एंटर करेगा तो उसको कहेंगे पॉलीस्पर्मी। तो ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने का पहला स्टेप है। फिर क्या होगा देखिए, स्पर्म और एग की जो मेम्ब्रेन होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी। ये एग मेम्ब्रेन है, ये स्पर्म मेम्ब्रेन है, ये डिसॉल्व होगी। तो ये देखिए डिसॉल्व होगी, यहाँ पर मेम्ब्रेन दोनों डिसॉल्व होने के बाद क्या होगा, न्यूक्लियस नेक मिडल पीस जो होगा वो एंटर कर जाएगा इनसाइड प्लाज्मा, यानी अब इसकी एंट्री होगी इस प्लाज्मा में। किस किस की एंट्री होगी, पूरे स्पर्म की सिवाय इसके टेल, यानी टेल बाहर रखता है, बाकी सारा इसमें एंटर कर जाता है। नेक्स्ट क्या होगा देखिए, इसके बाद कोर्टिकल रिएक्शन। फिर देखिए स्पर्म का हेड और फर्टिलाइजेशन कोन जो है जब इनका कांटेक्ट हुआ तो क्या हो गया, डीपोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन ड्यू टू कैल्शियम इन्फ्लक्स। क्या होगा उस कारण से, जैसे कैल्शियम इसके अंदर जैसे आएंगे, ये कैल्शियम तो यहां क्या होगा, ये जो थे बेसिकली ये देखिए
ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो होंगे वो कहां जाएंगे? फ्यूज विद एग मेम्ब्रेन। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल वेसिकल्स हैं ये, वो किसके साथ फ्यूज हो गए? एग मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गए और अपना कंटेंट यहां रिलीज कर देते हैं। किस किस के बीच में? ये देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये दोनों पेनिकुला, उनके बीच में जो स्पेस है यहां पर ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का जो कंटेंट है, जो एंजाइम है, वो यहां पर इन्होंने रिलीज कर दिया इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। इसको कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन, यानी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो है वो एक तरह से एक्सक्लूड आउट हो गए इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जोना पेलोसिटा। अब ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो होंगे, जब इन्होंने फ्यूजन के बाद जो एंजाइम दिया है, जो कंटेंट है पूरा उसमें जाएगा, काम क्या करते हैं? देखिए, एंजाइम क्या करेंगे? जोना पेलोसिटा जो है उसको हार्ड कर देंगे, हार्ड हो जाएगी। अब ये जो जोना पेलोसिटा है इट बिकम हार्ड, और उस हार्डनेस के कारण क्या होगा कि स्पर्म अगर कोई आता है यहां पर तो वो उसकी एंट्री नहीं होगी। ये श्योर ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, पहले बताया था फर्स्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, कैल्शियम का इंफ्लक्स हो रहा था, इसके कारण ही वो एंट्री रुक जाती। दूसरा देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद जो है वो क्या कहलाएगी? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और तीसरा जो काम होगा, इसके ऊपर जो प्रोटीन पड़े होते हैं, कौन से प्रोटीन? रिसेप्टर प्रोटीन, जो क्या करते हैं? रिसीव करते हैं किसको? स्पर्म को। वो रिसेप्टर जो है वो खत्म हो जाता है, यानी रिसेप्टर को ये खत्म कर देता है। जब रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इसके अंदर स्पर्म की एंट्री नहीं हो सकती। नेक्स्ट स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ ओवम। देखिए, सेकेंडरी oocyte जो रिलीज होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, वो अरेस्टेड होता है इन मेटाफेज सेकंड। जो मियोसिस सेकंड है उसका जो मेटाफेज है उसमें वो अरेस्ट होता है। वहां क्या होता है? किस कारण से? क्योंकि उसमें एक्टिव होते हैं मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर्स। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी तो उसके कारण क्या होगा? ये जो पहले हम डिस्कस कर चुके, एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, उसके बाद क्या हो जाएंगे? एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होंगे तो वो ये जो है न्यूट्रलाइज होगा। अब क्या होगा? ये कि यहाँ क्या हुआ था अब कंप्लीट हो जाएगा, यानी मियोसिस सेकंड जो थी वो कंप्लीट होगी। अब उससे मियोसिस कंप्लीट होने से क्या बनेगा? एक तो पोलर बॉडी बनेगी और एक ओवम बनेगा। अब ये जो ओवम होता है उसका जो न्यूक्लियस होगा उसको हम कहेंगे फीमेल प्रोन्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अब नेक्स्ट फेज में क्या होगा? कैरियोगैमी। कैरियोगैमी किस तरह से होगी? सबसे पहला काम क्या होगा? जो स्पर्म है उसका हेड जो है वो सेपरेट हो जाएगा, स्पर्म का हेड सेपरेट हो गया, और अब वो जो है उसको हम क्या करें? फीमेल प्रोन्यूक्लियस। ये था फीमेल प्रोन्यूक्लियस और ये है मेल प्रोन्यूक्लियस। ये देखिए, मेल प्रोन्यूक्लियस जो हेड के सेपरेट होने से इससे बना है, और दूसरा था फीमेल प्रोन्यूक्लियस। जो फीमेल प्रोन्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम जो है वो फ्री होते हैं, क्योंकि उसमें अभी तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं हुई। जबकि जो मेल प्रोन्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक डाउन होगी और क्रोमोसोम फ्री होंगे। अब ये दोनों क्रोमोसोम फ्री होंगे, किसके? जो फीमेल क्रोमोसोम है वो भी और मेल क्रोमोसोम है वो भी। इन दोनों की मिक्सिंग होगी, फ्यूजन होगा, उसको कहेंगे कैरियोगैमी और एम्फिलिक्सिस, और उससे एक स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो ओवम था अब चेंज होके क्या बन जाएगा? अब इसको कहेंगे जाइगोट बनेगा। तो ये कंप्लीट स्टेप है जाइगोट बनने तक पूरा फर्टिलाइजेशन का। अब इस फर्टिलाइजेशन से क्या सिग्निफिकेंस मिलते हैं? सिग्निफिकेंस क्या होगा? ये तो स्टिमुलस का काम करता है। देखा हमने कि मेटाफेज में वो अरेस्टेड है, यानी मियोसिस सेकंड उसकी कंप्लीट नहीं होती है, अरेस्टेड रहता है। तो एक तो स्टिमुलस देता है फॉर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकंड, और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, इट रिस्टोर द डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर। दोबारा से क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड हो जाते हैं। और जब इस फर्टिलाइजेशन के दौरान कैरियोगैमी होती है
तो वो एक्टिवेट कर देती है एग को टू अंडरगो क्लीवेज। और ये जो प्रोसेस होता है यही डिटरमाइन करता है कि बेबी का सेक्स क्या होगा, यानी किस प्रकार के हार्मोन, कौन से टाइप का स्पर्म जो फ्यूज हुआ है, यानी उसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स टाइप का था या वाई टाइप का। थैंक यू।